गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 के अंतर्गत कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के लाभ, उसके दोष एवं कंपनी के प्रकार, इन सभी का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी है क्या। तो कंपनी नाम आप सभी ने बहुत बार सुना है, लेकिन ये है क्या, इसके बारे में आज हम जानते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कंपनी का अर्थ क्या है। तो देखिए, कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका प्रादुर्भाव विश्व में औद्योगिक क्रांति एवं बढ़ते विश्व बाजार के कारण कंपनी व्यवसाय को विकसित होने का अवसर मिला। ठीक है, बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रणाली के कारण बाजार का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं संपूर्ण विश्व बाजार बन गया। एकांकी व्यापार एवं साझेदारी व्यवसाय के दोषों और कमियों को दूर करने के लिए भी कंपनी का व्यवसाय आरंभ हुआ। तो देखिए, सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में कंपनी का शुभारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कंपनी स्थापित की गई, जिसके आधार पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई और सन 1850 में भारतीय कंपनी अधिनियम की स्वीकृति इंग्लैंड के संसद ने पारित की। ठीक है, इसके पश्चात विश्व के प्रायः सभी देशों में कंपनियों की स्थापना की जाने लगी और विश्व में कंपनी की स्थापना विभिन्न नामों से की गई, जैसे इंग्लैंड में स्टॉक कंपनी, फ्रांस में सोसाइटी एनियम, अमेरिका में निगम तथा भारत में कंपनी। इन सभी नामों से उसका क्या किया गया, गठन किया गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा प्रादुर्भाव, उसका कब हुआ, कब से उसका जन्म हुआ कंपनी का। अब हम देखते हैं कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है बोला जाता है, आपने सबने सुना है। लेकिन जब जब मनुष्य आवश्यकता महसूस करता है तब तब नए आविष्कार होते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने मशीनों का आविष्कार किया जिसमें समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्र थे। ठीक उसी प्रकार एकांकी व्यापार की कठिनाइयों से मनुष्य ने साझेदारी व्यवसाय को जन्म दिया, क्योंकि इस व्यवसाय से साधनों में क्या हो गई, वृद्धि हुई। कालांतर में मनुष्य की बढ़ती हुई मांग के कारण साझेदारी में भी कठिनाइयाँ, उसमें समस्याएं आने लगी। तब कंपनी का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब हम देखते हैं, ये हो गया आपका आवश्यकता और प्रादुर्भाव उसका कब हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम कंपनी का अर्थ। तो देखिए, कंपनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो लैटिन भाषा के कंपनीस शब्द से हुई है, अर्थात कम धन पनीस, मतलब दो शब्दों से मिलकर इसका क्या हुआ है, अर्थ हुआ है। अर्थात शब्द का अर्थ क्रमशः साथ एवं रोटी है, जिसका अर्थ साथ बैठकर रोटी खाने से या भोजन करने से लगाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारी गण एक साथ बैठकर भोजन एवं व्यापार संबंधित बातचीत करते थे, इसलिए सामूहिक व्यवसाय को कंपनी कहा जाने लगा। कालांतर में जब व्यावसायिक संगठन के इस प्रादुर्भाव का स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ, तब से उसे कंपनी के नाम से संबोधित किया गया। अर्थात कंपनी एक ऐसी संस्था को कहा जाने लगा जिसके निर्माण का उद्देश्य लाभ कमाना, प्रत्येक सदस्य को पूंजी लगाते हुए पूंजी तथा पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को अंशधारी कहा जाने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि प्रत्येक अंशधारी का दायित्व तो उसमें क्या था, सीमित था, इसलिए असीमित नहीं और स्वेच्छा से ही अपने हितों का हस्तांतरण भी कर सकते थे, जिसमें कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसका निर्माण कृत्रिम व्यक्ति के रूप में किया गया। इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया क्योंकि इसका निर्माण कार्य संचालन एवं अंत में कानून के लिए नियमानुसार होता है। तो ये क्या हो गया अपना कंपनी का अर्थ, जिसका अर्थ कितना हुआ है, साथ साथ रोटी खाने से लगाया गया है। समझते हैं हम, अर्थ तो समझ लिए। अब देखते हैं कंपनी की परिभाषा। तो कंपनियों की परिभाषा को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। एक तो न्यायाधीशों के अनुसार, दूसरा अर्थशास्त्री एवं वाणिज्य शास्त्रियों के अनुसार, और तीसरा है कंपनी अधिनियम के द्वारा उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यायाधीशों के द्वारा दी गई परिभाषा। तो न्यायाधीश जेम्स, तो उन्होंने कहा कि एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। ठीक है, ये उनका कहना हो गया। उसी प्रकार से न्यायाधीश मार्शल के अनुसार कहना है कि संयुक्त पूंजी वाले कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य एवं क्या है, अमूर्त है, और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से ही होता है, मतलब जिसको ना देखा जा सकता और ना छुआ जा सकता है, जिसका केवल अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से ही होता है। यह हो गया किनके अनुसार, न्यायाधीशों के अनुसार। अब दूसरा देखते हैं अर्थशास्त्रियों एवं वाणिज्य शास्त्रियों के अनुसार उनकी क्या परिभाषा है। तो प्रोफेसर LH हेने के अनुसार कंपनी का परिभाषा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक ऐच्छिक क्या है, संघ है।
अपने अनुसार किया गया एक संगठन है जिसकी पूंजी हस्तांतरण अंशों में विभाजित होती है, जिसका स्वामित्व ही सदस्यता के शर्त के अनुरूप ही होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर W.R. स्पीगल के अनुसार कहना है कि निगम राज्य की एक रचना है जो उन व्यक्तियों से है जो उनके स्टॉक व अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी हैं, पृथक एवं निम्न अस्तित्व रखता है। ये किसका अनुसार हो गया? अर्थशास्त्रियों के अनुसार हो गया। अब है कंपनी अधिनियम के द्वारा, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का आशय यह है कि यह एक ऐसी कंपनी है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण एक अधिनियम के अंतर्गत होता है, ठीक है, अथवा एक विद्यमान कंपनी जिसका निर्माण एक पंजीकरण पिछले कंपनी अधिनियम में से किसी एक के अधीन किया गया है। इस प्रकार कंपनी की अनेक परिभाषा हो सकती है। ठीक है, संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम द्वारा सृजित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सार्वमुद्रा चिरस्थायी एवं उत्तराधिकारी रहता है। इसलिए कंपनी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हम यह मान सकते हैं कि कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कंपनी विधि द्वारा सृजित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से होता है, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है और उत्तराधिकारी क्या होता है? अविकसित होता है। कंपनी की विशेषताएं हमने तो उसका अर्थ परिभाषा समझ लिया, उसका आवश्यकता भी हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कंपनी की विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहला इसका विशेषता है विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है बोला जा रहा है क्योंकि वह निर्जीव होता है, लेकिन व्यापार में उसका अधिकार एवं दायित्व उतने होते हैं जितना एक व्यक्ति का होता है। मनुष्य एक कंपनी में उतना ही अंतर है जितना कंपनी का जन्म एवं मृत्यु, प्रारंभ एवं अंत अर्थात कानून के द्वारा होती है। इसलिए इसे विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। दूसरा इसका विशेषता है कि अविच्छिन्न शाश्वत उत्तराधिकार, जिसका मतलब होता है कि कंपनी का अस्तित्व क्या होता है? स्थायी होता है, अर्थात अविच्छिन्न एवं शाश्वत होता है। कंपनी में अंशधारी आते हैं, वह पुराने अंशधारी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं किंतु अपना अस्तित्व बनाए रखती है। स्थायी एवं शाश्वत अस्तित्व का होना कंपनी का एक महत्वपूर्ण क्या है? गुण है बोला जा रहा है। अर्थात सदस्य के आगमन, निगमन, मृत्यु आदि का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए देखिए, इसी आधार पर यह भी कहावत है कि एक कंपनी में आम सभा में हाइड्रोजन बम से सारे सदस्य मारे गए, फिर भी कंपनी का अस्तित्व क्या रहा? बना रहा। इस प्रकार एक हाइड्रोजन बम भी कंपनी को नहीं मार सकता। इसलिए यह भी कहा गया है कि कंपनी को अमरत्व का गुण प्राप्त है। अब इसी में है तीसरा आपका सीमित दायित्व। तो कंपनी की विशेषता में इसको भी शामिल किया गया है। तो देखिए, कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। यह दायित्व सदस्यों से क्रय किए गए अंशों की सीमा तक क्या होता है? सीमित होता है। सीमित दायित्व वाली कंपनियों का निर्माण भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 1857 के अंतर्गत हुआ। इस प्रकार के कंपनी को अपने नाम के अंत में सीमित तथा लिमिट लिखना पड़ता है, जिसका आशय दायित्वों के सीमित होने से है। ठीक है, अब है चौथा है आपका अंशों का हस्तांतरण। तो देखिए, अंशों का हस्तांतरण सरलता से हो जाता है। निजी कंपनियों में अंशों के हस्तांतरण पर रोक होती है, लेकिन लोक कंपनी के सदस्यों को अंश के हस्तांतरण करने में कोई रोक नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका अंशों का हस्तांतरण। अब पांचवा है आपका पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो देखिए, अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है तथा जिसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण उनके नाम से व्यवसाय का संचालन, क्रय विक्रय आदि क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। अब छठवां इसकी विशेषता हो गई सार्वमुद्रा। तो देखिए, कंपनी की सार्वमुद्रा उसके वैधानिक अस्तित्व का एक क्या है? प्रतीक है। कार्य कर्मचारी करते हैं, उत्तराधिकारी कंपनी का होता है, लेकिन कंपनी का उसी समय उत्तरदायित्व होगा जब संबंधित प्रलेखों एवं प्रपत्रों में कंपनी की सार्वमुद्रा क्या हो? अंकित हो। आपका सातवां है प्रतिनिधि प्रबंधन। तो देखिए, कंपनी का अस्तित्व एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। ठीक है, व्यक्ति स्वयं कार्य करने में असमर्थ होता है, अतः उसके प्रतिनिधि उसकी ओर से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वही प्रतिनिधि प्रबंधन है। अंशधारी प्रतिनिधि का चयन करते हैं। चयनित प्रतिनिधि निर्देशक कहलाते हैं, जो वास्तव में कंपनी का प्रबंध करते हैं। इस प्रकार कंपनी में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था होती है। अब आपका आठवां है कंपनी का समापन। देखिए, चूंकि कंपनी की स्थापना विधि द्वारा होती है, अतः उसका समापन भी एक विधि के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार कंपनी का समापन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा किया जाता है। नौवां है आपका कार्य क्षेत्र की सीमाएं। तो देखिए,
कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उनके कार्य क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख होता है और उसी के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी क्या करता है, कार्य करता है। 10वां है आपका कंपनी नागरिक नहीं है, अर्थात भारतीय संविधान की धारा 19 के अनुसार कंपनी एक नागरिक नहीं है। भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्लाह के शब्दों में भी कहा गया है कि कंपनी के सदस्य सभा के लिए कंपनी का निर्माण करते हैं, न कि अपनी स्थिति व्यक्ति तथा व्यक्तित्व के संघ का निर्माण करते हैं। ठीक, अब 11वां हो गया आपका अंशधारी एजेंट नहीं। इसका लास्ट विशेषता यह होता है कि साझेदारी के समान कंपनी के सदस्य कंपनी के अभिकर्ता नहीं होते और न ही उसके कार्य के लिए कंपनी क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। समझते हैं हम कंपनी के लाभ। तो देखिए, कंपनी के लाभ के अंतर्गत 12 लाभों को शामिल किया गया है। अधिक वित्तीय साधन, सीमित दायित्व, अंशों की हस्तांतरणीयता, शाश्वत अस्तित्व, प्रबंध को पेशे के रूप में, विकास की क्षमता, जनता का विश्वास, सामाजिक उपयोगिता, जनतांत्रिक प्रबंधन, बड़े पैमाने पर उत्पाद, जोखिम व विभाजन और आधुनिक उत्पादन विधियों का उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका अधिक वित्तीय साधन। तो देखिए, एक कंपनी में एकांकी व्यवसाय एवं साझेदारों की अपेक्षा वित्तीय साधन अधिक होता है। ठीक, तो अंशों एवं ऋण पत्रों के विक्रय में कंपनी अधिक मात्रा में राशि प्राप्त कर सकता है। यह कंपनी का सबसे बड़ा लाभ है बोला जा रहा है। वास्तव में बड़े एवं व्यापक स्तर पर व्यवसाय कार्य संपन्न करने के लिए ही कंपनी संगठन का क्या हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक, दूसरा है आपका सीमित दायित्व। तो देखिए, कंपनी में सदस्यों या अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों की राशि या उनके द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति या गारंटी तक ही सीमित होता है। एकांकी व्यवसायी एवं साझेदारी का सबसे बड़ा दोष उसका असीमित दायित्व है। इन दोनों संगठन के लिए यह दोष क्या है, बहुत ही घातक सिद्ध होता है। जो कंपनी के संगठन उससे मुक्त है। ठीक है, तो तीसरा है आपका अंशों की हस्तांतरणीयता। तो देखिए, कंपनियों में विशेषकर लोग कंपनियों में अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। इसका हस्तांतरण उसी प्रकार सरलता से होता है जैसे वस्तुओं का बाजार में क्रय विक्रय, अर्थात अंशों के क्रय विक्रय के स्थान या बाजार को शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, अब चौथा है आपका शाश्वत अस्तित्व। तो देखिए, लाभ में कंपनी का अस्तित्व क्या होता है, शाश्वत होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया होना, मानसिक रूप से विकसित होने आदि का इनके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी में नए सदस्य आते रहते हैं और पुराने सदस्य जाते रहते हैं, पर कंपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा है आपका प्रबंधन का पेशे के रूप में विकास। तो देखिए, कंपनी में स्वामी एक व्यवसाय पृथक पृथक होते हैं, अतः इनके बीच प्रबंधकर्ता वर्ग का क्या हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, जो कंपनी के प्रबंधन एवं संचालन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और इसी प्रकार प्रबंधन के पेशे के रूप में भी विकास होता रहा है। छठवां है आपका विस्तार की क्षमता। तो पर्याप्त वित्तीय साधन एवं अधिक प्रबंध क्षमता के कारण विस्तार की संभावना सदैव बनी रहती है। आज कंपनियों का इतना अधिक विस्तार हो गया है कि वे राष्ट्र की सीमाओं को लांघ गई है, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनी इसके सशक्त क्या है, उदाहरण है। सातवां है आपका जनता का अस्तित्व। तो देखिए, कंपनियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा उसे अपने लेखे प्रकाशित करने पड़ते हैं, अतः जनता को कंपनियों पर विश्वास होता है और इससे यह व्यावसायिक संगठन क्या होता है, सुदृढ़ होता है। आठवां है आपका सामाजिक उपयोगिता। तो कंपनी व्यवसाय का एक सामाजिक संगठन है, इसमें समाज का बहुत बड़े भाग का संबंध रहता है, अर्थात कंपनी में पूंजी लगाने, प्रबंधन संचालन करने या उच्च कोटि का आधुनिक सामान का उपयोग करने में कंपनी का विशेष योगदान है। इससे कंपनी की सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि हुई है। नौवां है आपका प्रजातांत्रिक प्रबंधन। तो कंपनी का प्रबंधन प्रजातांत्रिक ढंग से होता है, अर्थात कंपनी के अंशधारियों को सभा में भाग लेने व मत देने का अधिकार होता है। साथ ही अंशधारियों में से चुने गए लोग की कंपनी के निर्देशक बनते हैं। इस प्रकार कंपनी में पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था रहती है। 10वां है आपका बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो बड़े पैमाने के उत्पादन के समस्त लाभ कंपनी को प्राप्त होते हैं। यह एक बड़े आकार का क्या है, व्यावसायिक संगठन है, जिसके पास बड़ी मात्रा में पूंजी एवं प्रबंध क्षमता होती है, अतः बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करता है और कंपनी संगठन का प्रादुर्भाव बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए ही हुआ है। 11वां है आपका जोखिम का विभाजन। तो देखिए, कंपनी में जोखिम का बंटवारा हो जाता है। इस जोखिम विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी व्यक्ति पर भार अधिक नहीं होता। इस कारण
कंपनी के सदस्य बनने के लिए लोग क्या होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। और 12वां आता है आपका आधुनिक उत्पादन विधियों का उपयोग। तो देखिए कंपनी के पास पर्याप्त आर्थिक साधन होते हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पाद भी करते हैं, अतः वह नवीनतम यंत्र एवं मशीन द्वारा नवीन तकनीकी के प्रयोग कर सकने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से विकेंद्रीकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन एवं नवीन तकनीक के प्रयोग से समस्त लाभ हानि को क्या करते हैं, कंपनी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कंपनी संगठन के लाभ। आपके कंपनी संगठन के दोष, तो देखिए पहला है स्थापना में कठिनाई। देखिए सबसे बड़ा दोष इसका क्या है कि इसकी स्थापना में क्या होता है, बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि कंपनी के निर्माण में अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जिसका निर्माण एकांकी व्यवसाय एवं साझेदारी के समान सरल एवं सहज नहीं है। अनेक प्रकार के प्रलेख सावधानी एवं सतर्कता से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी व्यय भी होता है तथा समय की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कंपनी का जन्म कानून से ही होता है, अतः इसे स्थापना एवं समापन वैधानिक कार्यों का निर्वाह करना पड़ता है, जो एक समान व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है। अब दूसरा हानि में क्या शामिल किया गया, तो प्रवर्तकों द्वारा कपट। तो देखिए प्रवर्तक होते कौन है, तो कपट की संभावनाओं को प्रवर्तकों द्वारा कपट कहा जाता है। ठीक है, यदि कंपनी के प्रवर्तक चालाक एवं कपटी हो गए, मतलब जो वहाँ चलाने वाले हैं वो क्या हो गए, चालाक हो गए या तो कपटी हो गए, तब वे अनेक प्रकार से जनता के साथ विश्वासघात कर सकते हैं और सामान्य लोगों को कंपनी के संबंध में कोई जानकारी नहीं देते हैं। यह प्रलेखों के आधार पर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि प्रलेख दोषपूर्ण हो तो उनके धोखे में आ जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। तीसरा है आपका प्रेरणा का अभाव। तो देखिए कंपनी का दोष में इसको भी शामिल किया गया है कि कंपनी का संचालन करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, अतः वे उतनी लगन एवं परिश्रम से कार्य नहीं करते जितना व्यवसाय का स्वामी करता है। इसके कारण व्यक्ति की रुचि नहीं होती और फलस्वरूप प्रेरणा का अभाव बना रहता है। चौथा है निर्णय में विलंब। तो कंपनी के कार्य करने का ढंग इस प्रकार है कि उसके द्वारा निर्णय लेने में विलंब होता है। सभी निर्णय सदस्यों की सभा में या निर्देशकों की बैठक में लिए जाते हैं, इस कारण उनके कार्यों में विलंब की संभावना बनी रहती है। पांचवा है आपका अल्पतांत्रिक व्यवस्था। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि कंपनी का प्रबंधन लोकतांत्रिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंशधारी सदस्यों का प्रबंधन में कोई स्थान नहीं होता, निर्देशकों का प्रभुत्व होता है, अतः एक प्रकार की क्या है, अल्पतांत्रिक व्यवस्था है। छठवां है आपका गोपनीयता का अभाव। तो कंपनी की कार्यप्रणाली में गोपनीयता का अभाव होता है, इसके अभिलेख प्रकाशित किए जाते हैं तथा बैठकों में कंपनी की कार्यवाहियों का पूर्ण विवरण देना पड़ता है। सातवां है अनुचित सट्टेबाजी। तो देखिए प्रायः यह देखा जाता है कि निर्देशक वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कंपनी का एक मिथ्या स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। यह शेयर बाजार में अपनी स्थिति को बढ़ चढ़कर दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक। आठवां है आपका हितों का संघर्ष। तो देखिए हितों का ठहराव दोनों प्रकार के अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी निर्देशकों एवं कंपनी के कर्मचारियों अर्थात अनेक प्रकार से हो सकता है। नौवां है आपका वैधानिक हस्तक्षेप। तो देखिए कंपनी के सभी कार्य नियमानुकूल होता है, अन्यथा दंड के भागी होते हैं। कंपनी व्यवसाय के साथ साथ वैधानिक औपचारिकताओं के लिए सतर्क रहते हैं। इस कारण कहा जाता है कि कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम में चंगुल में फंसी हुई है। 10वां है आपका दोष में सामाजिक अवगुण। तो देखिए कंपनी के कारण अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। 11वां है कुटीर उद्योगों के लिए घातक। यदि एक बड़ी कंपनी का निर्माण होता है तो कुटीर उद्योगों को क्या होता है, उसमें घातक सिद्ध होता है, क्योंकि यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का मोक्ष कुटीर उद्योगों पर ही निहित है, लेकिन कंपनी का वह वट वृक्ष है जिसके नीचे कोई वृक्ष आकर नहीं ले सकता। यह कुटीर उद्योगों के लिए क्या होता है, घातक सिद्ध होता है। 12वां है आपका पूंजीवादी व्यवस्था। तो देखिए कंपनी एक पूंजीवादी व्यवस्था है, अतः पूंजीवाद व्यवस्था के समस्त दुर्गुण एवं हानियां इसमें क्या होती है, निहित होती है। पूंजी प्रमुख है और मनुष्य गौण है। इस व्यवस्था में आर्थिक विषमता बढ़ती है और उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ये क्या हो गया आपका पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है। अब 13 है आपका राजनीतिक हस्तक्षेप। तो देखिए कंपनी के कार्यों में राजनीति का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। कंपनी के निर्देशक अपने कार्य की सरलता एवं व्यवसाय की सफलता के साथ साथ निजी स्वार्थ के लिए
राजनीतिक संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिससे आम जनता प्रभावित होने से क्या होती है, बच नहीं पाती। आज भी बड़े उद्योगपति अंशधारी राजनीति के माध्यम से कंपनियों का अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। और 14 आते हैं आपके रोजगार के साधनों में कमी आने लगता है कंपनी से, जो सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है, अर्थात कंपनी बड़े पैमाने का उत्पाद या व्यवसाय करती है। बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग से अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाने से रोजगार में साधनों में कमी आती है। भारत जैसे देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। इस प्रकार कंपनी व्यवसाय से रोजगार के साधनों में क्या आती है, कमी आती है। और 15वां और लास्ट है आपका हानि में लोच का अभाव, अर्थात कंपनी संगठन में लोच का अभाव रहता है। व्यापारिक नीति और योजनाओं को आवश्यकता अनुसार व परिस्थिति के अनुसार तत्काल परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये पार्षद सीमा नियम व अर्थ नियम से बंधे रहते हैं। तो ये क्या हमने 15 प्रकार के क्या समझे हैं कंपनी संगठन के। लाभ हानि को समझने के बाद एक प्रश्न उठता है कि कंपनी विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति है क्या। तो देखिए, कंपनी विधि द्वारा सृजित एक कृत्रिम व्यक्ति है। वास्तव में कंपनी कानून का उत्पाद है। यह अदृश्य एवं अमूर्त है, फिर भी इसके निगमन को हो जाने के पश्चात इसे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है। इस कृत्रिम व्यक्ति का नाम क्या होता है, इसी नाम से इसे पहचाना जाता है। व्यक्ति होने के नाते कंपनी अपने नाम से संविदा करने, कर्मचारियों को नियुक्त करने, मुकदमा चलाने, व्यवसाय का प्रबंधन करने आदि का कार्य करती है। कानून द्वारा मान्यता मिलने के कारण इसे वैधानिक अस्तित्व कहा जाता है। अब देखिए, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी की ओर से हस्ताक्षर का कार्य उसकी सार्व मुद्रा करती है। कंपनी का जन्म एवं मरण उसके निर्माण एवं समापन के नियमों के तहत होता है। इस प्रकार कंपनी के प्रत्येक कार्य कानून के द्वारा या कानून के तहत किए जाते हैं। सोलोमन एवं सोलोमन कंपनी के निर्णय में इंग्लैंड के कंपनी ने, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कंपनी को एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति एवं स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने भी अपने निर्णय में कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया कि संयुक्त स्टॉक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य एवं अमूर्त है, जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी विधि द्वारा सृजित कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति। हम कंपनी के प्रकार, तो देखिए कंपनी के प्रकार को 5 भाग में बांटा गया। निगमन के आधार पर, दायित्व के आधार पर, लोकहित के आधार पर, पारंपरिकता के आधार पर, और 5वां हो गया आपका राष्ट्रीयता के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं निगमन के आधार पर। तो निगमन के आधार पर 3 हो गया, आज्ञा पत्रधारी कंपनी, दूसरा सांविधिक कंपनी और तीसरा हो गया रजिस्टर्ड कंपनी। तो सबसे पहले है आज्ञा, अर्थात इसे कहा जाता है शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनी। तो देखिए, जब कंपनी की स्थापना राज्य प्रशासन की विशेष आज्ञा से हो, तब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के सम्राट की विशेष आज्ञा से हुई थी। ऐसी कंपनियों को शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनी कहते हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में ऐसी कोई कंपनी कार्यरत अभी नहीं है। दूसरा हो गया सांविधिक कंपनी, जिसे विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी भी कहा जाता है। ये वे कंपनी है जो संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी है। इस प्रकार की कंपनियों में सीमित शब्द लगाना अनिवार्य नहीं होता, इसके दायित्व क्या होते हैं, सीमित होता है। लेकिन तीसरा इसी में रजिस्टर्ड कंपनी, जिसे कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित। तो देखिए, भारत में अधिकांश कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है। कुछ कंपनियों के लिए अलग से अधिनियम है, जैसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बीमा अधिनियम, पंजीयन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत है। चूंकि भारत में 1 अप्रैल 1956 से भारतीय कंपनी अधिनियम लागू है, अतः इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात भारत की समस्त कंपनियों का पंजीयन व नियंत्रण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही होता है। दूसरा समझते हैं हम कंपनी के प्रकार में दायित्व के आधार पर। तो पहला है आपका सीमित, दूसरा है असीमित। तो देखिए, सीमित कंपनी के अंतर्गत भी 2 भाग में बांट दिया गया है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी। तो पहला समझते हैं, जिन कंपनियों में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है उसे सीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता है, जिसके 2 प्रकार मैंने अभी आपको बताया। सीमित कंपनियों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। तो इस प्रकार की कंपनियों में सदस्यों या अंशधारियों के दायित्व उनके द्वारा दिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहते हैं। दूसरा है इसी के अंतर्गत तो प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी। तो इस प्रकार के कंपनी में सदस्यों के दायित्व प्रत्याभूति द्वारा सीमित होते हैं। इसमें कंपनी के सदस्य या अंशधारी कंपनी को प्रत्याभूति प्रदान करते हैं, ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित राशि कंपनी को प्रदान करेगा। इस प्रकार की कंपनी
अंश पूंजी वाली या बिना अंश पूंजी वाली कंपनी दोनों हो सकती है। अब इसी के अंतर्गत दूसरा है आपका असीमित कंपनी। तो देखिए, इस प्रकार के कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। ठीक है, ऐसी कंपनियां सीमित कंपनियों में परिवर्तित की जा सकती है। भारत की अधिकांश कंपनियां सीमित दायित्व वाली है। अब देखते हैं कंपनी के प्रकार में तीसरा हो गया आपका लोक हित के आधार पर, जिसे भी 3 भाग में बांटा गया है, पब्लिक, प्राइवेट और सरकारी कंपनी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पब्लिक कंपनी को। तो देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2A के अनुसार पब्लिक कंपनी वह है जो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, सॉरी, अर्थात एक पब्लिक कंपनी अंश पूंजी की प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन कर सकती है, अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है तथा एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 व अधिकतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इनके सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है तथा इनके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगना आवश्यक है, जैसे उदाहरण के लिए है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, ACC लिमिटेड आदि। इन्हीं सार्वजनिक कंपनी का लोक कंपनी भी कहते हैं। दूसरा इसी के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 3A के अनुसार प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसके अंतर्गत अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है, अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमित करने पर रोक लगाती है और अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 तक सीमित रखती है। इस प्रकार एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 50 पूर्व के कर्मचारी जो अब सदस्य हो गए हैं उनको छोड़कर तक हो सकती है। मतलब न्यूनतम 2 से अधिकतम 50 तक ही उसमें सदस्य शामिल हो सकते हैं, उससे न कम न उससे ज़्यादा। इनसे उनके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिखना आवश्यक होता है। इस प्रकार की कंपनियों को निजी कंपनियां, अलोक कंपनी भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका सरकारी कंपनी। अब देखिए, लोकहित के आधार पर बोला जा रहा है, तो तीसरा आ गया आपका क्या, सरकारी कंपनी। तो जिस कंपनी की अंश पूंजी का 51% या उससे अधिक भाग सरकार अर्थात केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। यह प्रावधान कंपनी अधिनियम की धारा 617 में है। धारा 619 के अनुसार ऐसी कंपनी का लेखा परीक्षक, कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका सरकारी कंपनी। अब आते हैं हम कंपनी के प्रकार में, चौथा चलते हैं हम, क्या है, तो पारंपरिकता के आधार पर। तो पहला है नियंत्री कंपनी अर्थात सूत्रधारी कंपनी, और दूसरा हो गया आपका सहायक कंपनी, जिसे समनुषंगी कंपनी भी कहा जाता है। तो पहला समझते हैं हम नियंत्री कंपनी या सूत्रधारी कंपनी। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक कंपनी को दूसरी कंपनी या नियंत्रित तभी माना जाएगा जब अन्य कंपनी उसके समनुषंगी हो। इस प्रकार ऐसी कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसके अधीन एक या अधिक कंपनियां ना हो। दूसरा है आपका सहायक कंपनी। तो धारा 4 के अनुसार समनुषंगी कंपनी का आशय जब वह अन्य कंपनी के नियंत्रण में हो, जबकि कंपनी की आधे से अधिक पूंजी का स्वामित्व अन्य कंपनी के हाथ में हो। ठीक है, अब है आपका राष्ट्रीयता के आधार पर। तो पहला है आपका देसी कंपनी और दूसरा है आपका विदेशी कंपनी। तो देसी कंपनी से तात्पर्य उन कंपनियों से है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा निर्मित हुई है, लेकिन जिनके नियमन एवं नियंत्रण के लिए अलग से अधिनियम है, जैसे बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी आदि। बीमा कंपनियों का नियमन एवं नियंत्रण बीमा अधिनियम 1938 द्वारा, बैंकिंग कंपनियों का बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा आपका विदेशी कंपनी। तो उन कंपनियों को विदेशी कंपनी कहते हैं जिसका पंजीयन भारत से बाहर हुआ है, जिसका सम्मिलन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न होकर किसी विदेशी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। विदेशी कंपनी पंजीयों को कुछ प्रपत्र अभिलेख ही प्रस्तुत करते हैं, जिससे कंपनी का कार्यक्षेत्र एक राष्ट्र की सीमा के बाहर या अन्य राष्ट्रों तक ही होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, तो कंपनी का आशय, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, संगठन के लाभ, कंपनी संगठन के दोष और कंपनी संगठन क्या हो गया, कंपनी के प्रकार, जिसके 5 प्रकार है। इन सभी का हमने आज क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है।